राष्ट्रीय वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। आज 2 अक्टूबर पूज्य बापू जी की जन्म जयंती, यह 152वीं जन्म जयंती हम मना रहे हैं। इस शुभ अवसर पर हमने आज के इस राष्ट्रीय वेबिनार की थीम रखी है रेलेवेंस ऑफ गांधीयन आइडियल्स इन द कंटेम्पररी टाइम्स। हिंदी में हम कहेंगे समकालीन समय में गांधीवादी आदर्शों की प्रासंगिकता। यह विषय हमें गांधी स्टडी सर्कल और पॉलिटिकल साइंस के हम सभी साथियों को लगा कि यह विषय अतिशय महत्वपूर्ण है, इसलिए भी क्योंकि जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, हमें से बहुत सारे लोगों को उनके विचार, उनका जीवन और उनका कृतित्व, इसकी प्रासंगिकता अधिकता से महसूस हो रही है। और वो इसलिए भी उनके विचारों की समीक्षा क्या कहे कि प्रासंगिकता पर चर्चा करना हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि वे खुद कहते थे, मैं जो भी आज कहता हूं शायद वो कल प्रासंगिक नहीं रहेगा। मेरे विचारों को आप तोलते रहिए, उनकी प्रासंगिकता को जांचते रहिए, उसकी समीक्षा करते रहिए। उन्होंने कहा कि मैंने अगर कल कुछ कहा है और आज कुछ कहा है तो कल जो मैंने कहा था उसे न मानते हुए आज मैंने जो कहा है उसे मानिएगा। तो इस प्रकार से उनके विचारों की समीक्षा की एक क्या कहते कि उसकी एक खुली रूपरेखा उन्होंने ही तैयार कर रखी है। ये इस विषय को हमें तय करते हुए हमारी भावना भी यही थी कि आज के इस वेबिनार में हमें मार्गदर्शन करने के लिए 2 मान्यवर उपस्थित है। प्रोफेसर रमेश भारद्वाज सर गांधी भवन के निदेशक हैं और भारत सरकार की ओर से उत्तर पूर्व के राज्यों में जो भी शांति प्रक्रियाएं चलती है उन प्रक्रियाओं का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा वे रहे हैं। और उनका आज के इस वेबिनार में उनका हमारे साथ होना, हमें मार्गदर्शन करना एक महत्वपूर्ण हमारे लिए अवसर है, एक सुनहरा अवसर। इसी के साथ में डॉक्टर संदीप तुंडुरवार सर सिटी बिंजानी नगर महाविद्यालय नागपुर में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे वे कार्यरत हैं। वे पीएचडी के गाइड भी है और सेवाग्राम जहां पर गांधी जी ने आश्रम बनाए रखा था वहां पे नजदीक होने के नाते उस सेवाग्राम से उनका संबंध भी रहा है। इन विषयों पर मुखर होकर के अनेक मंचों पर उन्होंने बातें रखी है। हम सौभाग्यशाली है सर कि आपने अपना अमूल्य समय दिया और हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे मध्य में आप उपस्थित। अब मैं ज्यादा समय लिए बिना आज के कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाना चाहता हूं। आज के कार्यक्रम में ये जो हमारा कार्यक्रम हो रहा है, गांधी स्टडी सर्कल, राजनीतिक विज्ञान विभाग और IQAC के संयुक्त तत्वाधान में इस कार्यक्रम को हम कर रहे हैं। कुछ तकनीकी कारणों के कारण गांधी स्टडी सर्कल की संयोजक डॉक्टर मीना शीरीष मैम अभी तक हमसे जुड़ नहीं पाई है, लेकिन वे जब भी जुड़ेगी तब गांधी स्टडी सर्कल और राजनीतिक विज्ञान विभाग के संबंध में हमें कुछ जानकारियां देंगी। आज हमारे मध्य में IQAC की संयोजक डॉक्टर कुशा तिवारी मैम मौजूद है। इस प्रकार के जो भी कार्यक्रम हमारे महाविद्यालय में हुए हैं, होते जा रहे हैं, अनेक सारे कार्यक्रम हमने नियमितता से हम करते आ रहे हैं, उन कार्यक्रमों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका अनन्य साधारण और अधिक महत्वपूर्ण रही है। और ये सारे कार्यक्रमों की हमारी जो प्रेरणा है वे हमारे प्राचार्य डॉक्टर रवि नारायण कर सर, उन्होंने हमें कॉलेज और कॉलेज के बाहर हमारे प्रोफेशनल और पर्सनल ये दोनों भी आघाड़ियों पर उन्होंने हमारा हमेशा मार्गदर्शन किया है, प्रोत्साहन दिया है। और जो भी कार्यक्रम हमारे होते जा रहे हैं वे उन्हीं की प्रेरणा से और मार्गदर्शन से हो रहे हैं। मैं ज्यादा समय लेना टालता हूं और मैं अभी इस कार्यक्रम की प्रास्ताविक और रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर कुशा तिवारी मैम, मैं आपको अनुरोध करता हूं कि आप 2 शब्द हमें कहें और हमारा हौसला बढ़ाए। प्रोफेसर कुशा तिवारी मैम। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं
जो हमारे आज के चीफ गेस्ट एंड रिसोर्स पर्सन है उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस इवेंट में, प्रोफेसर रमेश भारद्वाज एंड डॉक्टर संदीप। आप दोनों आज इस गांधी जयंती के उपलक्ष्य में हमारे बीच में हैं और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एड्रेस करेंगे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2 अक्टूबर एज गांधी जयंती हम लोग बहुत सालों से मना रहे हैं अपने कॉलेज में, और इनफैक्ट आज एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कॉलेज में भी था जिसमें मुझे लगता है जितने लोग यहाँ बैठे हैं कॉलेज में उन सब ने पार्टिसिपेट किया है। एक बहुत बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप हमने इस दिन के उपलक्ष्य में ऑर्गेनाइज किया था, which was hugely successful. I would say that the title of this webinar is very, very appropriate and basically is taking forward what we started in the morning today with that blood donation program. It's a kind of a social service that Shamlal College has initiated or fully participated in. गांधीयन आइडियल्स का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत रेलेवेंस है, स्पेसिफिकली आजकल के टाइम में जब हम एक इतनी बड़ी महामारी से जूझ रहे हैं एट अ ग्लोबल लेवल। सो जो प्रिंसिपल्स हैं और आइडियल्स हैं गांधी जी के, चाहे वो नॉन वायलेंस से रिलेटेड हो या मोस्ट स्पेसिफिकली आई थिंक ट्रस्टीशिप से रिलेटेड हो, specifically trusteeship related, that is very, very relevant in the present times of COVID-19, where we have to really not just think about ourselves, but we have to think about everyone around us, क्योंकि हम अपने आप को तभी सेफ रख सकते हैं, तभी सावधान रह सकते हैं जब हम अपने आसपास के लोगों को और अपने एनवायरनमेंट को भी सेफ रखें। गांधीयन आइडियल्स चाहे हम रोज पढ़े ना या हम उसके बारे में बात ना करें, बट हमारी पूरी लाइफ में, एवरीडे लाइफ में दे आर ऑल देयर, एंड आई थिंक दैट इज दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग फॉर अस कि जो राष्ट्रपिता हमारे हैं उनकी टीचिंग्स हमारे लिए इतनी रेलेवेंट हैं और हमारे लाइफ में हमें काफी कुछ सिखाती हैं, और ग्लोबल लेवल पे भी उनको काफी there is a lot of popularity that his teachings enjoy. So the event marks a very important day, and I welcome all the guests here on behalf of IQAC. I appreciate the effort जो गांधी स्टडी सर्कल और पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट ने लिया है आज के दिन ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। जितना भी टेक्निकल स्टाफ इन्वॉल्व है इस प्रोग्राम में आज, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बिकॉज they are the ones who have been actually holding the bastions, हम 1.5 साल से 2 साल से वर्चुअल मोड में सब कुछ कर रहे हैं, और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और टेक्निकल सपोर्ट के बिना it would not have been possible. Last but not the least, I would really like to thank our principal sir, जिनकी गाइडेंस के बिना, उनकी मेंटरिंग के बिना हम ये सब अचीव नहीं कर पाते जो कर पा रहे हैं। ईस्ट दिल्ली में श्यामलाल कॉलेज एक पाइनियर कॉलेज है, और जिस तरीके का इवेंट हमने आज ऑर्गेनाइज किया, जहाँ तक मुझे लगता है आई थिंक 1000 लोगों ने आज ब्लड डोनेट किया है कॉलेज में आके, which in itself is it's a commendable achievement. So I congratulate everyone, and I'm sure this program is going to be a great success. Thank you so much. धन्यवाद मैम, आपने इस बात को हमारे अतिथियों के सामने रखा कि हम सिर्फ जो सैद्धांतिक तौर पर ही गांधी जी के विचारों को नहीं लेते हैं, बल्कि उनके कृतित्व, उन्होंने जो भी तत्व बताया है, उन्होंने अपने जीवन से जो भी, उन्होंने कहा था कि माय लाइफ इज माय मैसेज, तो उन्होंने जो भी संदेश उस प्रकार से छोड़ा है, उनका अनुचर बनते हुए हमने उस प्रकार के क्रियाकलाप हमारे कॉलेज में, हमारे महाविद्यालय में हमने सतत चलाए हैं। आज का ब्लड डोनेशन कैंप ये उसी कड़ी की एक हमारी एक योजना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर रमेश भारद्वाज सर का परिचय कराने के लिए डॉक्टर
सहकारी है, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर राप्ती मिश्रा। धन्यवाद सर। नमस्कार सभी को एक बार फिर से स्वागत करते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि श्यामलाल परिवार के लिए यह सौभाग्य की बात है कि गांधी जयंती के दिन हम सभी के बीच आज प्रमुख अतिथि के रूप में स्वयं गांधी भवन दिल्ली विश्वविद्यालय के निदेशक श्री प्रोफेसर रमेश चंद्र भारद्वाज जी उपस्थित हैं। वैसे तो प्रोफेसर भारद्वाज किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मगर कार्यक्रम की औपचारिकता को निभाते हुए और हमारे विद्यार्थियों की प्रेरणा हेतु मैं संक्षिप्त में ये बताना चाहूंगी कि प्रोफेसर भारद्वाज ने अपनी शिक्षा दीक्षा MA MPhil PhD दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। इन्होंने श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री और आचार्य की उपाधि प्राप्त की। 1982-1983 तक वो टोक्यो यूनिवर्सिटी जापान में विजिटिंग रिसर्च फेलो भी रहे हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रोफेसर भारद्वाज अपनी मातृभाषा के अलावा संस्कृत, अवेस्टन, इंग्लिश और जापानीज लैंग्वेज में पारंगत हैं। उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हैं। हाल फिलहाल में प्रोफेसर भारद्वाज को प्रतिष्ठित बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्म सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा 2014 में दिल्ली संस्कृत अकादमी द्वारा संस्कृत विद्या अमरतंड पुरस्कार और हरियाणा संस्कृत अकादमी से संस्कृत सेवा पुरस्कार तथा 2015 में आर्य प्रतिनिधि सभा से विद्यानंद सरस्वती वैदिक पुरस्कार से सभी से सम्मानित किया गया। वर्तमान में जैसा कि हम सभी को पता है, प्रोफेसर भारद्वाज, और मैंने पहले भी बताया कि गांधी भवन दिल्ली विश्वविद्यालय के निदेशक हैं। इसके अलावा वे संस्कृत विभाग के प्रभारी प्रोफेसर भी हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में ये कई प्रशासनिक पदों पर अपनी सेवा प्रदान कर चुके हैं और करते आ रहे हैं। 2016 में HRD भारत सरकार द्वारा गठित हाई पावर्ड कमिटी फॉर संस्कृत के सदस्य भी रहे हैं प्रोफेसर भारद्वाज। प्रशासनिक प्रभारों के अलावा वे 30 सालों से ज्यादा लंबे समय से संस्कृत और दर्शन शास्त्र विभाग में पठन पाठन के साथ साथ शोध से जुड़े हुए हैं। अनगिनत किताबों के रचयिता प्रोफेसर भारद्वाज का शोध वर्तमान समय में आर्यन प्रोजेक्ट एंड वैदिक क्रोनोलॉजी पर केंद्रित है। अगर श्री भारद्वाज की उपलब्धियों की बात की जाए तो उन्हें गिनाने में पूरा दिन बीत जाएगा, मगर समय की सीमा और अपनी त्रुटियों की क्षमा मांगते हुए मैं आज के हमारे प्रमुख अतिथि प्रोफेसर रमेश चंद्र भारद्वाज जी को उनके व्याख्यान के लिए सम्मान सहित आमंत्रित करना चाहूंगी। प्रोफेसर भारद्वाज जी। ओम नमस्कार। Relevance of Gandhi in Contemporary World, इस विषय को लेकर श्यामलाल कॉलेज ने जो आज ये वेबिनार आयोजित किया है, ये 2 अक्टूबर जब पूरी दुनिया गांधी जी के जन्मदिन को इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मना रही हो और पूरे संसार में गांधी जी के विचार को, उनके दर्शन को, उनकी दृष्टि को रेलेवेंट मानते हुए इस विषय पर पूरी दुनिया में कार्यक्रम कर रहे हों, तो ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि गांधी जी और उनका विचार उतना ही प्रासंगिक है जितना कि वो उनके समय में था। यानी अगर उसको 2 शब्दों में कहें, तुम भी है और साथ। मुझे याद आता है कि जब गांधी भवन ने गांधी 150 में बहुत कार्यक्रम किए और कल्चर मिनिस्ट्री ने गांधी भवन को टॉप पे रख के राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए बुलाया, तो महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा कि मैं दुनिया के अलग अलग देशों में जाता हूँ और वहाँ के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति
मुझे गांधी के स्टैचू पे ले जाते हैं, गांधी की फोटो के पास ले जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में गांधी चेयर्स जहाँ हैं वहाँ मुझे ले जाते हैं। यानी मुझे ऐसा लगता है कि गांधी भारत का पर्याय बन गए हैं। इसका मतलब है कि केवल भारत के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए, मानव जाति के लिए गांधी जी एक अपरिहार्य विचार के रूप में संसार ने उसको माना है। अब देखते हैं कि गांधी विचार असल में है क्या। गांधी जी के विषय में कुछ भी कहने से पहले दो तीन बिंदु पे हमको ध्यान देना चाहिए। तो पूरी पश्चिमी सभ्यता में, संस्कृति में, शिक्षा पद्धति में पल पढ़कर भारत वापस आता है। 21 साल तक साउथ अफ्रीका में भारतीय समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए सत्याग्रह, अहिंसा जैसे सिद्धांतों की स्थापना करता है। वो व्यक्ति 1909 में एक किताब लिखता है, हिंद स्वराज। और उस समय, क्योंकि गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस आए, तो 1909 में उन्होंने किताब लिखी हिंद स्वराज। और उसमें उन्होंने कहा कि ये जो पश्चिमी सभ्यता है, संस्कृति है, या पश्चिमी विकास का मॉडल है, ये शैतानी सभ्यता है जिसका विकास का मॉडल अंत में युद्ध को जन्म देता है। और वही हुआ जो गांधी ने कहा। इस पश्चिमी सभ्यता के देशों ने आपस में उसके कुछ दिनों बाद ही प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कर दिया। अब विषय ये है कि वो गांधी कहता है वहीं पर कि भारत की सभ्यता, भारतीय समाज की परंपराएं चाहे कितनी भी नीचे गिर जाएं, फिर भी कुछ। इसके बाद एक विषय आता है कि गांधी 1915 में भारत आते हैं, भारत का गोखले के कहने से भ्रमण करते हैं, और उस समय गांधी के साथ एकात्म स्थापित करते हैं। यानी भारतीय समाज की जो पिछले हजारों लाखों सालों की संस्कृति है, उसमें जो विवेक सर, आवाज नहीं आ रही क्या? आप अनम्यूट करिए। सर की आवाज नहीं वे आ हाँ ट्रैवल कर रहे हैं वे, रही। तो अच्छा अच्छा। अभी इसलिए वो ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे थे, पर उनकी आवाज, थोड़ा 2 मिनट वेट करते हैं मैम, नहीं करते। जी जी।
नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, अभी बिल्कुल क्लियर आ रही है सर। अच्छा ठीक है। तो गांधी जी ने भारतीय समाज के साथ एकात्म को स्थापित किया, और उस एकात्म को स्थापित करने के साथ गांधी जी को यह दृश्य स्पष्ट हो गया कि अगर भारतीय समाज का भविष्य बनाना है, क्योंकि हम जानते हैं रेनेसा में पुनर्जागरण काल में राजा राममोहन राय हो, देवेंद्रनाथ ठाकुर हो, इन सब लोगों ने पश्चिमी सभ्यता को आधार बना के भारत के विकास का एक सपना देख लिया। विवेकानंद के द्वारा जब भारतीय समाज का सामाजिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण किया गया, और जब आजादी की लड़ाई लड़ी और स्वतंत्रता आंदोलन में तिलक हो चाहे वो सभी लोग हों, उन लोगों को एक बात समझ में नहीं आई, मगर गांधी को एक बात समझ में आ गई कि अगर भारतीय समाज का भविष्य निर्माण करना है तो उसका आधार होगा भारतीय सांस्कृतिक परंपराएं, भारत की इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम, भारत की आर्टिजनशिप। क्योंकि कॉलोनियल सिस्टम ने पूरी की पूरी तरह हजारों सालों से चली आ रही जो भारतीय ग्रामीण संस्कृति थी, जो भारतीय ग्रामीण सभ्यता थी, जो आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से बहुत सुदृढ़ थी, उसका नाश कर दिया था। इसलिए गांधी ने ये देखा कि अगर हिंदुस्तान का पुनरुद्धार करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने 85% से अधिक जो ग्रामीण जनता है, उस ग्रामीण जनता के उद्धार के द्वारा इस भारत का हमें उद्धार करना है या विकास करना है या उसका भविष्य निश्चित करना है। मगर दुर्भाग्य इस देश का कि देश की आजादी के बाद आज हम लोग जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आजादी के 75 साल को हम मना रहे हैं, विकास के मॉडल को गांधी जी ने शैतानी कहा था, उसको ही हम लोगों ने अपने भारतीय समाज के संचालन और भविष्य के लिए एक सुनिश्चित करके एक हमने पूरे समाज को व्यवस्था दे दी। और जब कोरोना काल में पिछले 1.5-2 सालों में हमने देख लिया, वैसे तो नेहरू जी जो कि गांधी जी के ग्राम स्वराज के विचार के खिलाफ थे, वो ही अंतिम दिनों में कहने लगे थे कि ये गांधी जी की बात सही है, शायद मैं इस देश के विकास का सही मॉडल गांधी जी के अनुसार नहीं दी तो मैंने गलती की। आज भी समस्या यही है कि गांधी की रेलेवेंस जो है, जब जब कोरोना जैसी महामारियां आएंगी और करोड़ों लोग बेरोजगार होके जो गांवों से शहरों की ओर रोजगार के लिए पलायन करके आए थे, वो लोग जब वापस गांवों में जाते हैं तो उनकी स्थिति क्या होगी। आज स्थिति ये है कि 2 तरह का हिंदुस्तान है। एक तरफ वो हिंदुस्तान है जो आजादी 47 में 2% लोग थे अंग्रेजी पढ़े लिखे, पश्चिमी सभ्यता और पश्चिमी संस्कृति से जो बिल्कुल अभिभूत थे, उसमें पागल हो चुके थे। आज वो लोग 75 सालों के बाद 2020 में रिसर्च आई थी एक सुमंगल फाउंडेशन और ऑक्सफोर्ड की, जिसने कहा कि 47 में जो 2% अंग्रेजीदा लोग थे, आज वो 5% हो गए। और ये जो 5% लोग हैं, ये 95% जो भारत की जनता है, न केवल उनका शोषण करते हैं बल्कि उनको हीन भावना से ग्रस्त करते हैं कि तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, तुम्हें पश्चिमी सभ्यता में रहना उठना बैठना नहीं आता। जबकि 95% जो भारतीय समाज है वो भारतीय भाषाएं, जो भारतीय सांस्कृतिक परंपरा की, भारतीय समाज की जड़ों की रक्षा करते हुए अपना जीवन जी रहे हैं, उनकी ओर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। इसलिए आज हालात ये पैदा हो गए हैं कि 7% आबादी इस हिंदुस्तान की, लाओस इकोनॉमिक समिट की रिपोर्ट कहती है कि मोर देन 70% जो इकोनॉमिक और नेचुरल रिसोर्सेज है हिंदुस्तान की, वो इस 7% शोषण करने वाले अंग्रेजीदा लोग, ये पूंजीपति लोग, इन्होंने कब्जा कर रखी है। आज स्थिति ये है
कि कुछ गिने चुने परिवार, पॉलिटिकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड या इकोनॉमिक कॉर्पोरेट वर्ल्ड, वो इस देश को पूरे को अपने ढंग से चला रहे हैं। गांधी जी का जो ये सपना था कि भारत एक ऐसा लोकतंत्र बने जहां गरीब से गरीब आदमी इस हिंदुस्तान की व्यवस्था को चलाने में न केवल क्रियान्वयन में बल्कि उसको सुनिश्चित आम आदमी की भागीदारी हो। मगर ऐसा क्या हो पाया है? अगर ऐसा हो पाता होता तो आज कोरोना काल में जो एक आंकड़ा कहता है करीब 14 करोड़ लोग शहरों से बेरोजगार होके अपने गांवों की ओर वापस चले गए। अब वो वापस गांव में, क्योंकि आपने विकास की कोई अवस्था छोड़ी नहीं है। आज भी हिंदुस्तान के गांवों में ना शिक्षा की सही व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य की आपने व्यवस्थाएं की है, जबकि गांधी जी ने 1947 में ही ये कहा था कि हिंदुस्तान की आजाद सरकार को युद्ध स्तर पे गांवों में शिक्षा और स्वास्थ्य इनकी सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। मगर हमने तो देखा कोरोना काल में कि दिल्ली से 40-50 किलोमीटर दूर जो वेस्टर्न यूपी के अच्छे बड़े या मेरठ के आसपास के हैं, वहां पर भी कोरोना काल में देखा गया कि वहां की डिस्पेंसरियां ताले और टूटे फूटे खंडरों के रूप में मीडिया ने हमको दिखाई। तो गांधी ने जो चेतावनियां 1948 को हमने ध्यान ही नहीं दिया, और आज हमको लगता है कि काश हमने गांधी की बात को माना होता तो कम से कम जो 2% से 5% ये अमीर लोग, ये समर्थ लोग, ये अंग्रेजी जानने वाले लोग जो और लोगों को हीन भावना और शोषण दे रहे हैं, उनसे मुक्त होके कम से कम 40 सुखी और समृद्ध हो जाता। गांधी की रेलेवेंस देखने के लिए, क्योंकि गांधी का जो उनके अपने शब्दों में कि मैं कोई नया विचार दे ही नहीं रहा हूँ, और हम लोग जो गांधी संस्थाओं में काम करते हैं, गांधी विचार का प्रचार करते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि गांधीवाद नाम की कोई चीज है ही नहीं। गांधी खुद कहता है, मैं जिस अहिंसा और सत्य की, जिन इंडिजिनियस नॉलेज सिस्टम की बात कर रहा हूँ, वो तो इस भारतीय समाज में पिछले हजारों लाखों सालों से चला आ रहा है। केवल आवश्यकता है कि उसको अपने समय के अनुकूल, अपने आज के समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप उसको मॉडरेट करना है। जैसे कि गांधी जी एक शब्द हमेशा प्रयोग करते थे, रीजनरेशन। यानी हमारे पास है जनरेट किया हुआ, उसको खाली आज की आवश्यकताओं को देखते हुए, आज के देश और काल की परिस्थितियों को देखते हुए हमें उसे नए रूप में स्थापित करना है। जैसे कि मैं हमेशा कहता आया हूं कि साइंस और टेक्नोलॉजी जो वेस्ट ने या आज के समाज दुनिया ने विकसित की है, आवश्यकता ये है उसका फायदा इस दुनिया के या हिंदुस्तान के गरीब से गरीब लोगों के पास पहुंच जाए। वरना क्या हो रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू, आईआईटी, आईआईएम, ये जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, ये मैकॉले के विचारों के अनुसार कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए टेक्नोक्रेट्स या क्लर्क ही तैयार करके भेजते हैं। मगर ऐसे लोग नहीं भेजते जो कि यहाँ पर विकास में पढ़ने गया हूँ, और उसमें मैंने ये अनुभव किया है, पीछे हार्वर्ड हो ग्रेजुएट्स हैं, उनको सुविधा होती है, और हम लोग बना के ये देखते हैं कि हमारे कॉलेज का स्टैंडर्ड प्लेसमेंट 1 करोड़ में हमारा नीलाम हुआ या 50 लाख में हुआ, और गांधी इसमें
I think we have lost his connection again. सर हमारी आवाज आ रही है सर? देनी है, चाहे टेक्निकल हो चाहे साइंटिफिक हो, उसका उद्देश्य सिर्फ इतना है सर आप म्यूट पे चले गए हैं सर। आप म्यूट पे चले गए हैं सर, अनम्यूट करिएगा सर। सर आपकी ऑडियो म्यूट हो गई है सर। उनको अनम्यूट कर सकते हैं सुमन जी? यस सर, मैं तो ट्राई कर रहा हूँ। बीच में नेटवर्क जाता है फिर म्यूट हो जाता है। आवाज अब नहीं आ रही? अब हाँ आ रही है सर, आ रही है। गगन जी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है सर। अच्छा, तो गांधी जी ने गुजरात विद्यापीठ में केवल इस देश की ग्रामीण जनता के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, आध्यात्मिक उद्धार के लिए ग्रेजुएट्स तैयार करके पूरे गुजरात को समर्पित किए। आज भी गुजरात विद्यापीठ अपने भारतीय समाज की आवश्यकताओं को देखते हुए विभिन्न टेक्नोलॉजी में और साइंस में करके भेजता है। दिल्ली नहीं कि हर साल 1.5 लाख लोगों को हम डिग्री देते हैं, ग्रेजुएट की, पीजी की या पीएचडी की, मगर उन ग्रेजुएट्स का इस समाज के उत्थान में, इस देश की गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण और साइंस और टेक्नोलॉजी में जो इस समाज को हमें अपडेट करना था, वो काम हम कितना कर रहे हैं। और उसमें एक ही कारण है, उसमें कारण ये है कि हिंदुस्तान में जो भी रिसर्च हो रही है वो अंग्रेजी में हो रही है, वो असमिया में नहीं हो रही, वो बांग्ला में नहीं हो रही, वो हिंदी में नहीं हो रही, वो मराठी में नहीं हो रही। तो आम आदमी तक हमारे जो साइंटिस्ट या टेक्नोक्रेट्स जो नई नई चीजें ला रहे हैं, जनता तक नहीं पहुंच रही है। इसलिए गांधी के विचारों आज 21वीं शताब्दी में और भी ज्यादा ये दृष्टि है। जब भारत उसे सुखी हो जाएगा, समाज समृद्ध हो जाएगा, तो पूरी दुनिया को वो एक जीने की राह दिखा सकता है। क्योंकि भारतीय समाज विश्व गुरु अगर है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक ऐसा जीवन दर्शन, एक ऐसा मानव सुलभ दर्शन दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है, जिसको गांधी आज के संदर्भों में हमारे सामने, दुनिया के सामने, मानव जाति के सामने प्रस्तुत करते हैं। मैं इन शब्दों के साथ श्यामलाल कॉलेज के प्राचार्य, गांधी स्टडी सर्कल के संयोजक, IQAC कमेटी के मेंबर्स, उन सब का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं। आज दिन में तो आप लोगों ने रचनात्मक काम किया, ब्लड डोनेशन कैंप किया और बहुत सफल, क्योंकि मुझे मालूम है कि श्यामलाल कॉलेज का गांधी स्टडी सर्कल और उनके सभी लोग श्यामलाल कॉलेज शाहदरा के आसपास के क्षेत्रों की जनता की सेवा के लिए बहुत से कार्यक्रम चलाते हैं। और वैसे ही कार्यक्रम आज आपने किया, उसके लिए आपका अभिनंदन। और मुझे आपने इस पवित्र पुनीत अवसर पर आप लोगों से बातचीत करने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर, धन्यवाद। सर एक अनुरोध करना चाहूंगी सर, आप थोड़ा सा कैमरा अपनी तरफ कर लें तो एक हम भी आपकी पिक्चर खींच सके। अच्छा, एक हाँ, दिख नहीं रहे हैं बाकी सर। हम तब तक अगर अपने कैमरास ऑन कर ले तो हमें पिक्चर खींचने में अच्छा हो जाएगा, सहायता हो जाएगी। आप सबसे अनुरोध है कि आपकी कैमरास आप ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद सर।
आपने अपने अत्यंत व्यस्त शेड्यूल के बावजूद समय निकाला और हमें आपने अनमोल मार्गदर्शन किया। आपका यह जो विवेचन रहा है, आपने 2-3 अत्यंत महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने रखी। गांधी जी और अन्य जो रेनेसां के समय में या पुनर्जागरण के समय में जो अन्य विचारक रहे हैं, जिन्होंने भारत में धर्म जागरण या पुनर्जागरण के विचारों को लाया, उन पर पश्चिम के विचारों का प्रभाव आपने कहा कि ज्यादा था। जबकि गांधी जी ने यहाँ के समाज के, यहाँ के पूरे बौद्धिकता की पुनर्रचना भारतीय विचारों को, भारतीय सभ्यता को, भारतीय परंपरा और ज्ञान को आधार में रखते हुए भारत की पुनर्रचना करने का उन्होंने कार्य किया, एक महत्वपूर्ण बात। और उनके मृत्यु के पहले 1947 में आपने कहा कि वे चाहते कि ग्राम स्वराज्य की कल्पना वो जो कहते थे, वे सही मायनों में हम उसको क्रियान्वयन करना चाहिए, उस बात का उन्होंने आग्रह भी रखा। लेकिन उन्हीं के अनुयायियों ने और प्रमुखता से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उन विचारों को उस समय के लिए, क्योंकि उनको लगा कि शायद वो मॉडल तब प्रासंगिक नहीं लगा, इसलिए उन्होंने उन विचारों को जगह नहीं दी अपनी पूरी एक नई व्यवस्था को खड़ी करने के समय। लेकिन जैसे आपने कहा कि कोविड के इस समय में जिस प्रकार से अनेक शहरों से, यूपी, बिहार और महाराष्ट्र और सभी जगह के ग्रामीण इलाकों से शहरों में जो काम करने के लिए जो मजदूर गए थे, और जिस प्रकार से उनको अपने चलते हुए वे अपने घरों तक जाना पड़ा, उनको जिस प्रकार से उनका पलायन हुआ और जिस प्रकार से उनके मानवीय सुरक्षा के अनेक प्रकार के नए समस्याओं का निर्माण हुआ, शायद हमने गांधी जी के विचारों को केंद्र में रखते हुए 1992 तक, और उसका भी सब्सटैंटिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का पंचायती राज को हमने 1992 में स्वीकार किया, लेकिन उसको जिस प्रकार से उसका क्रियान्वयन होना चाहिए, उसका सब्सटैंटिव इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हो पाया है। शायद मुझे लगता है कि अगर वो होता तो शायद इस प्रकार की समस्याओं को निपटने में हम अधिक प्रभावकारी साबित होते। आपके इस अनमोल मार्गदर्शन के लिए आपका बहुत बहुत आभार सर। आज के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर संदीप टुंडुरवार सर को आमंत्रित करने के पहले हमारी गांधी स्टडी सर्कल की संयोजिका और हमारे राजनीति विज्ञान विभाग के हमारी मार्गदर्शक और हमारा हमेशा उन्होंने एक मेंटरिंग किया है, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वे गांधी स्टडी सर्कल और राजनीति विज्ञान विभाग के बारे में हमारे मुख्य अतिथियों और प्रतिभागियों को कुछ कहे। डॉक्टर नीना शिरीष जैन मैम। थैंक यू विवेक। जैसे हम हैं कि हम सभी वेबिनार में हैं जिसका टॉपिक है रेलेवेंस ऑफ गांधीयन आइडियाज इन कंटेम्परेरी टाइम्स। ये भी हम सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, जो भी हमारे इस गांधी स्टडी सर्कल से जुड़े हुए हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और गांधी स्टडी सर्कल लगातार इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं जो प्रासंगिक हैं आज के समय में, लगातार उनके संदर्भ में अलग अलग सेमिनार, लेक्चर्स या अलग अलग वेबिनार वगैरह कराता रहता है, जिसको कि जैसे आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने जब ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर भी राजनीति विज्ञान और गांधी स्टडी सर्कल द्वारा ये डिसाइड किया गया कि हम लेक्चर जो है विभिन्न इसके संदर्भ में एक लेक्चर सीरीज करेंगे। और लेक्चर सीरीज को जब डिसाइड किया गया डिपार्टमेंट के द्वारा, तो हमारा सबसे पहला आयोजन हमने जो किया दैट वाज ऑन 18 अगस्त 2021, जिसमें कि हमने प्रोफेसर विद्युत चक्रवर्ती साहब को बुलाया था। और प्रोफेसर विद्युत चक्रवर्ती साहब जो कि वाइस चांसलर हैं विश्व भारती सेंट्रल यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल के द्वारा, उनके द्वारा हमें अपना एक कीमती समय दिया गया। और जो उन्होंने जिस टॉपिक पर हमारा मार्गदर्शन किया वो टॉपिक था महात्मा गांधी एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट, रेलेवेंस फॉर रिसर्जेंट इंडिया। साइड बाय साइड इतना ही नहीं, हम लोग समय समय पर गांधी स्टडी सर्कल लगातार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संदर्भ में लगातार उनकी जन्म उस पर शताब्दी पर हम लगातार
विभिन्न सेमिनारों का जैसा करते रहते हैं, जैसा मैंने आपसे बताया कि 1918 में भी हमारे द्वारा, हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा या गांधी स्टडी सर्कल द्वारा 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें कि हम उनके साथ साथ प्रोफेसर उसका जो टॉपिक था हमारा वो था गांधी एंड एनवायरनमेंट विजुअलाइजिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर। तो ये 2 दिवसीय जो राष्ट्रीय सेमिनार था, इसमें बहुत सारे ग्रेट गांधीयन जो थिंकर्स थे उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, जैसे प्रोफेसर महेंद्र कपूर, जैसे प्रोफेसर BK दास जो कि वाइस चांसलर GNU हैं, प्रोफेसर सिद्धार्थ मिश्रा, प्रोफेसर अनिल दत्त मिश्रा एक्सेट्रा, विभिन्न जो लोग थे जो कि जिन्होंने गांधी के ऊपर, यानी ग्रेट गांधीयंस जो हैं, उन्होंने इन शिक्षाविदों ने हमें अलग अलग दिशा निर्देशन में हमारा मार्गदर्शन किया। जो मैं महसूस करती हूँ कि समय समय पर गांधी को, मतलब गांधी एक शब्द नहीं है, गांधी एक व्यक्ति नहीं है, गांधी एक विचारधारा है, जिसको कि हम अपने गांधी स्टडी सर्कल या राजनीति विज्ञान के जरिए, विभाग के जरिए हम इसे हमेशा एक जीवांत रूप में हम इसको देखते हैं, इसको समझते हैं और इसी के आधार पर हम लगते हैं। तो इसके ऊपर विभिन्न, इसीलिए वेबिनार्स और सेमिनार्स का आयोजन करते रहते हैं। उसी सीरीज में जिसमें कि हमने 18 अगस्त 2021 को जो एक वेबिनार किया था, नेशनल वेबिनार किया था, उसी सीरीज में आज एक दूसरा हम वेबिनार कर रहे हैं, जिसमें जैसा आप सब लोगों को, मेरा एक्चुअली नेट थोड़ा प्रॉब्लम था इसलिए थोड़ा देर से ज्वाइन किया। प्रोफेसर रमेश भारद्वाज, कन्वीनर गांधी भवन, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, एंड डॉक्टर संदीप डुंडवार जो हमारे बीच मौजूद हैं। प्रोफेसर रमेश भारद्वाज साहब ने तो अपने विचार हमारे सामने रखे, जो कि उन्होंने गांधी की रेलेवेंस जिस तरीके से प्रेजेंट किया कि केवल किताबी गांधी या गांधी जो कि प्री इंडिपेंडेंस में थे या गांधी जो कि आज के संदर्भ में है, तीनों ही गांधियों को उन्होंने हमारे सामने रखा। गांधी एज ए व्यक्तित्व नहीं रखा, गांधी एक आइडियोलॉजी के रूप में रखा, जो कि वो कहना चाहते हैं या हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि गांधी एक आइडियोलॉजी जो कि हमें अपने जो जीवन शैली में, जिसको हमें अडेप्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अडेप्ट करेंगे तो बहुत बड़ी महामारियों से भी हम बच सकते हैं और उसमें भी हम एक सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं, जिन सॉल्यूशंस के लिए, जैसा कि उन्होंने बताया कि कोविड-19 में जो प्रॉब्लम्स हम लोगों को सबने देखी, हम सब लोगों ने समझा। अब हमारे बीच में जैसा डॉक्टर सुदीप डुंडवार जी हैं, जो कि मैं उनको, हमारे विद्यार्थियों को जो अपना जो भी अपने विचार व्यक्त करेंगे, मैं ऐसे महसूस करती हूँ कि हम और हमारे विद्यार्थी उससे लाभान्वित होंगे, और लाभान्वित ही सिर्फ नहीं होंगे बल्कि हम ये भी महसूस करते हैं कि हम अपने जीवन में गांधी एक जीवन शैली के रूप में भी अडेप्ट करेंगे, ऐसा मैं महसूस करती हूँ। अब ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही लेट ज्वाइन किया है, ऊपर से और लगातार बोलती रहूंगी, तो वो भी एक कार्यक्रम को बीच में तोड़ना या कार्यक्रम के बीच में बोलना ये बहुत अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं विवेक नर्तन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो कार्यक्रम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। विवेक। धन्यवाद मैम। आज के विशिष्ट अतिथि को मैं अवगत कराना चाहूंगा सर कि आज के इस राष्ट्रीय वेबिनार में हमारे कॉलेज से कुछ कम छात्र जुड़ पाए हैं, क्योंकि 2-3 प्रोग्राम साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। एक इंडियन नॉलेज सिस्टम का 15 दिनों का एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम चल रहा है, उसका भी समय यही पड़ता है, तो उसमें ज्यादा पॉलिटिकल साइंस के ही छात्र हैं, और एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, और दूसरा और एक स्किल डेवलपमेंट एक प्रोग्राम 15 दिनों का चल रहा है। लेकिन इस प्रोग्राम को सही मायनों में राष्ट्रीय बनाने के लिए हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र, राजस्थान और कुछ कश्मीर से भी कुछ छात्र जुड़े हुए हैं सर। हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि आपने हमें समय दिया और हमें मार्गदर्शन करने के लिए आप इतने संयम के साथ हमें सुन रहे और बैठे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं और आपका परिचय कराने के लिए हमारी सहकारी डॉक्टर रेखा कौशिक मैम को आमंत्रित करता हूं कि आज की विशिष्ट अतिथि डॉक्टर संदीप डुंडवार सर का वे परिचय कराए। डॉक्टर रेखा कौशिक। धन्यवाद विवेकानंद जी।
और इस आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों, मुख्य वक्ताओं और मेरे सभी सहकर्मियों को मेरा नमस्कार। आज मुझे राजनीति विज्ञान विभाग श्यामलाल कॉलेज की तरफ से हमारे मुख्य अतिथि श्री संदीप टुंडुरवार जी का परिचय कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सर, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतने कम समय में आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया। इसके लिए सर हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। सर का परिचय कराना अपने आप में एक औपचारिकता मात्र हम कहेंगे, क्योंकि सर किसी परिचय के हम कहें कि मोहताज नहीं है। तो श्री संदीप टुंडुरवार जी राजनीति शास्त्र विभाग प्रमुख रहे हैं श्री बिंझाणी नगर महाविद्यालय नागपुर में, वर्तमान में कार्यरत हैं। इन्होंने एमए राजनीति शास्त्र विभाग, बीएड, पीएचडी, सेट एमए और गांधीवादी विचारधारा में एमए किया है। सर का 35 वर्षों से अधिक का अध्ययन और अध्यापन का जो एक अनुभव रहा है, जिसमें उन्होंने स्नातक परास्नातक के विद्यार्थियों को अपने अनुभव से शिक्षण का कार्य जो सर ने किया है। वर्तमान में सर राज्य शास्त्र अभ्यास मंडल राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ के सदस्य हैं और सर डॉक्टर वी.एम. पेशवे सामाजिक संशोधन संस्थान यवतमाल के भी संस्थापक सचिव हैं। सर की 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और कुछ पुस्तकें सर की प्रकाशनाधीन भी हैं और सर ने अनेकों राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र पत्रिकाओं में अपने शोध पत्र प्रकाशित किए हैं और प्रकाशित होते रहे हैं। सर के मार्गदर्शन में 4 विद्यार्थी एमफिल कर चुके हैं, 3 विद्यार्थी अपना पीएचडी शोध पत्र जो है उनको पदवी प्राप्त हो चुकी है और वर्तमान में भी 2 या उससे अधिक विद्यार्थी जो है सर के मार्गदर्शन में शोध एक अपना सबमिट कराने के लिए तैयार है। सर आपका स्वागत है आज हमारे बीच में, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है सर। स्वागत है सर। धन्यवाद। आप सभी को तहे दिल से प्रणाम। राजनीति शास्त्र विभाग श्यामलाल महाविद्यालय दिल्ली तथा गांधीयन अध्ययन केंद्र दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली एवं IQAC द्वारा आयोजित समकाल में गांधी आदर्शों की प्रासंगिकता इस आभासी दृश्य प्रणाली वेबिनार में आमंत्रित करने के लिए तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। इस वेबिनार के सम्मानीय अध्यक्ष प्राचार्य प्रोफेसर रवि नारायण कर सर, श्यामलाल महाविद्यालय दिल्ली, प्रमुख अतिथि प्रोफेसर रमेश भारद्वाज सर, निदेशक गांधी भवन दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, इन सम्मानीय महानुभावों के प्रति प्रारंभ में ही मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मेरे सहृदय, मेरे मित्र, मेरे मार्गदर्शक, जिनका अपार स्नेह हमें हमेशा मिलता रहा, आज मैं वेबिनार का जो हिस्सा बन पाया हूँ वो हमारे आदरणीय विवेकानंद जी नरोत्तम सर। मैं हमेशा उन्हें कहता हूँ कि आपकी जुआ पर सरस्वती विराजमान रहती है। हमारे छात्रों को, हमारे यहाँ के लोगों को जब भी वो प्रबोधित करते हैं, हमें नए नए पहलुओं को, नए नए दृष्टिकोण को, विचारों के साथ वो सम्मुख करते हैं। मैं तहे दिल से उनको भी प्रणाम करता हूँ तथा मैं आज के इस उपलक्ष्य में उनका मैं ऋणी हूँ। IQAC समन्वयक प्रोफेसर उषा तिवारी, डॉक्टर सीताराम कुंभार, डॉक्टर नीना शिरीष, अभी जिन्होंने मेरा जो सुंदर सा परिचय यहाँ पर प्रस्तुत किया, डॉक्टर रेखा कौशिक, प्रोफेसर राप्ती मिश्रा मैम, महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक वृंद, श्रोतृवृंद, गणमान्य महामहिम व्यक्तित्व, छात्र, हमारे परिचित सुपरिचित सभी और भारत के विभिन्न प्रदेशों से जुड़े हुए हमारे सादर निमंत्रित, इन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रारंभ में मैं क्षमा चाहता हूँ कि मराठी भाषिक होने के नाते शायद मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, उससे इंग्लिश भी अच्छी नहीं, इसलिए मेरे कहने में या मेरे वक्तव्य में कोई अगर प्रॉब्लम्स आती है तो आप बड़े दिल से माफ कीजिए, क्षमा कीजिए। सही मायने में देखा जाए तो गांधी के विचारों पर हम जो जब भी चर्चा करते हैं, शायद वो पन्ने कभी ना पलट सकते, ना समाप्त हो सकते हैं, क्योंकि सारे विश्व को जिन्होंने, सभी विश्व की आभा मंडल को जिन्होंने अपनी आभा से प्रकाशमान किया,
वो विश्व के बहुत सारे बड़े बड़े महानुभाव है, उनमें से एक गांधी भी है। और इसीलिए शायद 2 अक्टूबर यही दिन महत्वपूर्ण नहीं होता है। शायद हम कहेंगे तो शायद पता चलेगा कि विश्व भर में कम से कम एक सप्ताह में गांधी के ऊपर 2 या 3 किताबें लिखी जाती। गांधी पर जितना लिटरेचर विश्व में बीते 70, 75 या 80 सालों में आया है, निर्माण हुआ है, उसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती है। गांधी ने जो कुछ कार्य किया है उसके ऊपर लिखने के लिए, क्रिटिक करने के लिए बहुत सारे संदर्भ भी उपलब्ध है। लेकिन एक दूसरी भी बात, भारत के इस महामहिम जो हमारे जिन्हें हम पूज्य बापू कहते हैं, राष्ट्रपिता के नाम से उन्हें गौरवान्वित करते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी ने उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से उपाधि देकर उनका गौरव किया था। इस स्वर्णिम इतिहास का ये भी एक पन्ना हो सकता है कि आज का दिन 2 ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों के नाम से हम उन्हें अपना समर्पण भी करते हैं, पुण्य श्लोक भी करते हैं। तो एक महात्मा गांधी है, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री जी है। शायद भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम क्षण मैं ऐसे कहना चाहता हूँ कि एक साथ गुरु और शिष्य की जयंती शायद भारत में इन्हीं के बारे में मनाई जाती। भारत पूरे विश्व में सर ने भारद्वाज सर ने रखा कि आज सारे विश्व में गांधी पर्यायवाचक शब्द बन गया। लेकिन भारत के इतिहास को, भारत के एक स्वर्णिम पन्ने को लिखने का काम भी लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया। जय जवान जय किसान जिनका नारा था, खेती के साथ में, सुरक्षा के साथ में जिन्होंने अपना एक नारा बुलंद किया और भारत वर्ष के प्रति, भारत की बुलंदियों को आगाज करने की जो कोशिश की, वो भी हमारे राष्ट्र की एक गौरवशाली परंपरा का हिस्सा बन गई। और इसलिए गांधी जी का स्मरण और लाल बहादुर शास्त्री जी का स्मरण, आज दोनों का स्मरण करते हुए मैं गांधी के विचारों की जो मुझे समझ है, एक विद्यार्थी होने के नाते, एक छात्र होने के नाते, मैं अपने आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। दोनों संदर्भ, विवेकानंद सर जी ने एक संदर्भ रखा और भारद्वाज सर ने जो सूत्र रखा उसको मैं आगे लेके जाने की कोशिश करता हूँ। शायद मेरा भरकस प्रयास ही रहेगा कि कुछ न कुछ बात इसमें से निकल आए। विवेकानंद सर ने कहा था कि गांधी की दृष्टि खुली है, और ये सही बात है। गांधी ने हमेशा कहा है कि हम कितने भी विशाल क्यों न बने, हमारी दृष्टि मात्र खुली होनी चाहिए। हम जितना खुलापन स्वीकारेंगे उतनी हमारी जो तरक्की है, हमारा जो शाश्वत विकास है, उसके तरफ हम दौड़े चले जाएंगे। और इसीलिए शायद गांधी जी एक बात पर हमेशा गौर करते हुए बताते हैं, और उनकी जीवनी का एक भाग भी रहा है जिसका जिक्र भारद्वाज सर ने किया। उनके राजनीतिक जो गुरु है गोपाल कृष्ण गोखले, गोखले से जब पहली मुलाकात पुणे में हुई थी, तब गांधी ने उनका वर्णन जो किया वो सही मायने में खुली दृष्टि का एक बहुत बड़ा और सबसे बड़ा एक उदाहरण के तौर पर हमने समझ लेना चाहिए। वो कहते हैं कि मैंने फिरोज शाह मेहता से भी बात की, उनसे भी मैं मिला, मैं लोकमान्य तिलक के साथ में भी बात की, चर्चा की, उनसे भी मिला, मैं गोपाल कृष्ण गोखले के साथ में भी चर्चा की, विमर्श की, और उनके साथ उनको भी मिला मैं। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे फिरोज शाह मेहता हिमालय जैसे लगे, उच्च कोटि के, लोकमान्य तिलक मुझे महासागर जैसे लगे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले मुझे गंगा की तरह लगे, जिसे मैं देख सकता हूँ, जहाँ पे डुबकी लगा सकता हूँ, जिसके पास में मेरा दर्द है, मेरी भावनाओं को मैं वहां पर रख सकता हूँ। ऐसा एक गंगा जैसा, जिसे गंगा हमारे लिए तो माता है, और माता हमेशा अपने बच्चों को समझ लेती है। और गांधी का ये बयान उनकी खुली दृष्टि का सबसे बड़ा परिचय देता है। ये जब बात हम करते हैं तो हमने ये भी समझ लेना चाहिए कि जब गांधी जी सेवाग्राम आश्रम में आए, तब वहां पर भी उनकी खुली दृष्टि हमें कुछ उदाहरणों के साथ में दिखाई देती कि जब उन्होंने जिस पर्यावरण के साथ में हो या काम करने के साथ में, जिसका जिक्र भी हुआ था कि गांधी के आदर्श कौन से हो सकते, क्या सिर्फ सच्चाई है, अहिंसा है, ब्रह्मचर्य है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, क्या एकादश व्रत सिर्फ गांधी के आदर्शों का या उनके मूल्यों का एक भाग हो सकता है या जखीरा हो सकता है? क्या उसके आगे भी, उसके बगल में भी जाकर हमें सोचना चाहिए। गांधी के खुली दृष्टि की 2 उदाहरण मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ, यानी हमारा जो विषय है उसके आदर्शों के तरफ हम फिर जाने के लिए प्रयास कर पाएंगे। गांधी ने जो आश्रम बनाया उसके लिए उन्होंने एक अपनी शर्त रखी थी
कि जो आश्रम बनेगा उसके लिए जो एक मकान बनाया जाएगा उसका जो खर्च है कम से कम सिर्फ 100 रुपए होना चाहिए। और 100 रुपए जो खर्च होने वाला है उसमें जो हम लकड़ी लाएंगे या मट्टी लाएंगे, बाकी की जो बातें उसमें सम्मिलित होगी वो 4 किलोमीटर के दायरे में ही होनी चाहिए। आज हम पर्यावरण की बात करते, हम शाश्वत सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते, गांधी 100 साल पहले इसकी जो बात कर रहे हो हमने समझ लेना चाहिए। 100 रुपए के ऊपर कोई भी हमारा जो अंदाज पत्र या घर बनाने का खर्चा है वो नहीं होगा। इसके ऊपर में उन्होंने अपना ध्यान भी दिया और लक्ष्य भी दिया। ये बात जब हम समझ लेते तो हमें पता चलता है कि आज भी आप आइए सेवाग्राम में और आप देखिए कि उस माहौल में या उन कमरों को, उन इमारतों को हम अगर देखते तो हम एहसास करते हैं शांति का, प्रसन्नता का। गरीबी या छोटे मकान कोई ये प्रसन्नता और शांति देती नहीं, ऐसे अगर हमें लगता है तो हमें सोच लेना चाहिए कि प्रसन्नता बड़े मकानों से, बड़े शहरों से, बड़ी मॉल्स के, बड़े हमारे जो बंगले है, कोठी है, उनमें से नहीं आती। हमारा वहां का आचरण कैसा है, हमारा परिसर कैसा है, इसमें से भी आती। खुली दृष्टि में इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो मकान उन्होंने बनाए, उन्होंने सादगी के साथ में उसका निर्माण किया था। वही के लोगों को लेकर, वही के जो मटेरियल्स है जो लगते हैं उनको लेकर वहां पर उन्होंने अपना आश्रम बनाया। इसे आश्रम करना या नहीं करना इसके बारे में भी अपनी राय हो सकती है। लेकिन जब राजकुमारी अमृत कौर, शायद आपको हम राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी है, भारतीय संविधान सभा की वो एक सम्मानीय सदस्य भी रही थी, गांधी के सचिव के तौर पर उनको भेजा गया था और वो यहाँ पर आ गई सेवाग्राम। तब उन्होंने बताया कि नहीं, मुझे एलर्जी होती है मिट्टी की, बाकी चीजों की, तो मेरे लिए क्या प्रावधान। गांधी ने अपना प्रावधान उनके बारे में करते हुए उनके लिए जो पुरानी जो बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें मिट्टी के जगह पर टाइल्स लगवा दी उनके कमरे में, और उनको कहा गया कि नहीं, आपके सुरक्षा के लिए भी हम हमारा प्रबंधन कर पा रहे हैं। गांधी रिजिड नहीं है, गांधी फ्लेक्सिबल है। और इसीलिए हमने समझ लेना चाहिए कि गांधी के आदर्शों में, जैसे विवेकानंद सर ने कहा कि शायद मैंने जो कुछ बात पहले कही थी उसके पश्चात अगर मैं बात कहता हूं तो पहली बात को टाल दीजिए और नई बात के बारे में आप सोचना चाहिए। और इसीलिए जब भी गांधी के बारे में हम सोचते हैं या उसका एनालिसिस करते तो इस बारे में या इस संदर्भ में हमने भी सोचना चाहिए। रुस्तम जी भी आए और उन्होंने अपने पिता के नाम पे एक अच्छी सी कुटी बनवाई, अच्छा सा एक मकान बनवाया, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, यात्रियों के लिए रुकने के लिए मैं मेरे हिसाब से बनाऊंगा। गांधी ने सम्मति दी। दूसरा उदाहरण मैं यहाँ देना चाहता हूँ जिसके आरोग्य की बात होगी, महामारी की बात होगी। आज तो कोविड की वजह से हम इस सारे आइसोलेशन में चले गए। गांधी का प्रयोग तो दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ था, प्लेग के वक्त में उन्होंने काम किया था। लेकिन इस सेवाग्राम आश्रम में भी एक नया प्रयोग उन्होंने खड़ा किया। परचूरे शास्त्री नामक एक व्यक्ति, कुष्ठ रोगी, जब सेवाग्राम आश्रम में पहुंच गया तो गांधी को भी थोड़ा सा पहले धक्का लगा कि इस जो शख्स है उसको हम कैसे रख पा रहे। हमारे आश्रम की जो नियम है या आश्रम में रहने वाले जो लोग हैं इसके ऊपर क्या टिप्पणी करेंगे। थोड़ी देर के लिए तो गांधी भी थोड़ा सा सोचने लगे कि परचूरे शास्त्री को रखा जाए या न रखा जाए। लेकिन इसमें से एक नई क्रांति का आगाज भी हुआ, ये भी हमने समझ लेना चाहिए। हमारी आदर्श हमारी कृतियों से आते हैं और गांधी हमेशा उक्ति के बजाय कृति का दर्शन देते हैं। कभी भी उन्होंने उक्ति नहीं रखी, कृति पहले रखी और उसके बाद में उसको लिखने का या उसको समझने का, हमारे सामने में रखने का उन्होंने प्रयास किया। परचूरे शास्त्री के लिए एक कुटी बनवाई गई और पहला भारत का शायद ये मकान होगा, एक जैसे हॉस्पिटल में एक आदि कमरा होता है वैद्यकीय लाभ देने के लिए, गांधी के आश्रम में परचूरे शास्त्री के लिए बनाया गया और खुद गांधी ने परचूरे शास्त्री के ऊपर इलाज किया है। शायद भारत सरकार ने जो कुष्ठ रोगों के ऊपर में जब डाक टिकट प्रकाशित की तो उसमें आज भी हमें दिखाई देता है कि परचूरे शास्त्री को गांधी जी सेवा दे रहे हैं। शायद हम बखूबी जानते, हमारे विवेकानंद सर भी जानते हैं कि इसी से प्रेरणा लेकर शायद इसी को देखते हुए बाबा आमटे ने आनंदवन आश्रम की स्थापना की। सर जहां से आते हैं वहां पर भामरागढ़ में भी एक बड़ा विशाल अलग सा जो शैक्षणिक प्रकल्प भी खड़ा हुआ, आरोग्य का प्रकल्प जो खड़ा हुआ, उसकी नींव अगर हम लोग देखते हैं
तो गांधी के विचारों से आई हुई नींव दिखती है। और इसीलिए हमने समझ लेना चाहिए कि जिस वक्त में आइसोलेशन के लिए हम डरते थे, आइसोलेशन के बारे में सोचते नहीं थे, तब गांधी हमारी दिशा को निश्चित करता है। और इस दिशा को समझने अगर हमें है तो उनका कुछ न कुछ बातों को हमने समझ लेना चाहिए, जिसका जिक्र मैं करना चाहता हूँ। भारद्वाज सर ने जो बात रखी 1909 के हिंद स्वराज की बात रखी, वो तो गांधी का मैनिफेस्टो था। उसकी ब्लूप्रिंट अगर कौन सी है तो 1936 में उन्होंने जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम दिया, जिसे रचनात्मक कार्यक्रम कहते हैं, जिसमें 18 विषय उसमें सम्मिलित है, वो 18 विषय यानी ब्लूप्रिंट। अगर भारत सरकार ने उस वक्त इस ब्लूप्रिंट के ऊपर में अगर काम किया होता तो शायद नेहरू जी को ये मानना नहीं पड़ता कि हमने गांधी विचारों को बगल देकर जो भी हमारी प्रक्रिया हमने आरंभ की, इसमें से कुछ हासिल नहीं हुआ। ये हमने समझ लेना चाहिए। और ये ब्लूप्रिंट जो उनके दिमाग में आई 1936 में, जहां पर जब सेवाग्राम में गांधी आए 1934 में, सेवाग्राम प्रकल्प शुरू हुआ 30 अप्रैल 1936 में, और उसके बाद में पूरा भारतवर्ष का जो कोई स्वतंत्रता आंदोलन का जो भी रूपरेखा रही है, योजना रही है, वो पूरी की पूरी सेवाग्राम आश्रम से शुरू हो गई। ये हमें दिखाई पड़ता है, चाहे 1942 का स्वतंत्रता आंदोलन हो, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की भारतीय संविधान सभा में नियुक्ति का सवाल हो, या डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को कायदा मंत्री के तौर पर नेहरू ने लेना चाहिए, इसके बारे में गांधी ने उसके ऊपर जो जोर देकर बताया उसके बारे में। नेहरू को स्पष्ट तौर पर गांधी ने पूछा था कि क्या ये मंत्रिमंडल कांग्रेस का है या भारत का है। अगर भारत का मंत्रिमंडल है तो इसमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का नाम होना चाहिए। गांधी की सोच, गांधी की दृष्टि खुली है, ये उसके ऊपर या इसका कुछ अलग से विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि गांधी भारत में 1915 में आए, अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर वो संपूर्ण भारत भर में भ्रमण किया। उन्होंने दर्द देखा, दैन्य के साथ में वो जुड़ गए। थर्ड क्लास रेलवे से उन्होंने प्रवास किया, लोगों के साथ में जुड़े। दरिद्रता का और आरोग्य की जो सवाल है उसको जो भी निराकरण है, उसके पीछे का जो कार्य कारण है उसको समझने की उन्होंने कोशिश की। चाहे रेलवे जाती है वहां तक सिर्फ हो गए नहीं तो देहातों में गए, निबिड़ जंगलों में गए, अरण्यों में गए, और वहां के लोगों के साथ में बात करते करते स्वतंत्रता आंदोलन का एक रूप या स्वतंत्र आंदोलन का जो कुछ प्रारूप है, जिसे हम जाहिरनामा के तौर पर कह सकते हैं, उनके मन में तैयार हुआ। शायद बखूबी हम शायद जान सकते या जान पाते या नहीं मुझे पता है, लेकिन 1916 में बनारस में, काशी में विश्व हिंदू विश्वविद्यापीठ का जब विस्तार हुआ, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने 1892 में स्कूल शुरुआत की थी, उसका रूपांतरण विश्वविद्यालय में हुआ, और 4 फरवरी से लेकर 6 फरवरी तक कार्यक्रमों की झड़ी लगी थी। गांधी को भी बुलाया गया भाषण देने के। 6 फरवरी 1916 को गांधी काशी में आते थे, पहले ही आते, काशी घूमते थे, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो उन्होंने भाषण दिया वो पॉलिटिकल मैनिफेस्टो या पॉलिटिकल चार्टर के नाम से सुविख्यात है। शायद गांधी के जीवन में मैं जब भी उनको पढ़ता हूँ या उनके भाषणों के संदर्भ में जानने की कोशिश करता हूँ, तो उनके सबसे 2 प्रभावशाली भाषणों में मुझे ये लगता है कि 6 फरवरी 1916 का उनका भाषण और 8 अगस्त 1942 का ग्वालियर टैंक पर उन्होंने जो भाषण दिया था, तब्बल 2.25 घंटे में, लगातार 2.25 घंटे वो बोलते रहे। एक एक शब्द को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि गांधी का योगदान भारत के संदर्भ में क्या है। हम हमेशा पूछते रहते कि गांधी का योगदान क्या है। मुझे लगता है कि सिर्फ अगर ये 2 भाषणों को अगर हम पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते, तो शायद ये व्यक्तित्व सारे विश्व का आधार क्यों बन गया, या विश्व का आधार या भारत के योगदान के संदर्भ में क्या है, ये शायद हम लोगों को पता चल सकता है। 6 फरवरी 1916 को शाम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गांधी का भाषण, एनी बेसेंट उसकी अध्यक्षता कर रही है, लॉर्ड हर्डिंग भी उसमें सम्मिलित है जो वाइसराय है, दरभंगा के राजा भी है, बहुत सारे महाराजा है, सम्राट लोग बैठे हुए हैं। सभी के भाषण के बावजूद गांधी जी का भाषण शुरू होता है। मैं दूसरी बार ये भी कहना चाहता हूँ कि शायद भारत के इतिहास का ये पहला भी भाषण हो सकता है कि अध्यक्ष ने अपनी कुर्सी छोड़कर वो चले गए,
वाइसराय भी चले गए, दरभंगा के राजा भी चले गए, सिर्फ प्रमुख अतिथि बोलते रहे और उनके सामने जो भीड़ थी वो सिर्फ युवकों की थी। ये भाषण इसीलिए माइलस्टोन बन जाता है कि गांधी ने इसमें क्या कहा। कुछ अवतरण को मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि उन्होंने जो कुछ बातें रखी उस बातों को हमने यहाँ पर समझ लेने की कोशिश करना चाहिए, तब हमारी स्वतंत्रता के संदर्भ में गांधी हमें याद आ सकते हैं। उन्होंने कहा था कि हमारे विश्वविद्यालय मातृभाषा का शिक्षण देने वाले होने चाहिए, मातृभाषा से शिक्षा देने वाले होने चाहिए। अगर मातृभाषा से अगर हम शिक्षा नहीं देते हैं तो समस्त लोगों तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। 1916 की बात है, गांधी 1937 में बात नहीं करते, जिसकी जिक्र मैं नई तालीम के संदर्भ में करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं कल शाम को काशी विश्वेश्वरनाथ जो मंदिर है उसके अगल बगल में घूमा और मुझे ये लगा कि क्या हमारे मंदिरों का परिसर इतना अस्वच्छ होना चाहिए, इतनी गंदगी होनी चाहिए। और वो सवाल पूछते हैं कि हमारे मंदिर ही इतने अस्वच्छ है, परिसर अगर इतना अस्वच्छ है तो क्या हमारा स्वराज्य भी स्वच्छ रहेगा? अगर हमें स्वराज अगर स्वच्छ चाहिए तो हमारे मंदिरों का परिसर भी स्वच्छ होना चाहिए। और इसीलिए गांधी कोट करते हैं कि राजकीय स्वतंत्रता स्वच्छता के बिना अधूरी है। ये हमने समझ लेना चाहिए। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब स्वच्छता अभियान शुरू हुआ तो हमने आत्म परीक्षण करना चाहिए था कि कहाँ हमारी चूक हो गई। रचनात्मक कार्यक्रम में स्वच्छता आती है एक कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के रूप में। क्यों इतने सालों में स्वच्छता के बारे में हम आंखें मूंद करके हम क्यों चलते रहे, या हम उसके बारे में अपना मुंह फेरने की कोशिश क्यों करते हैं? यह भी हमने समझ लेना चाहिए। गांधी 1916 में बताते कि हमारा मंदिर में श्रद्धा नहीं होनी चाहिए, श्रद्धा होने से जब सिर्फ होगा नहीं, हमारा परिसर भी स्वच्छ होना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो बैठे हुए जो लोग हैं ऐश्वर्य से लबडब है, लक्ष्मी पुत्र है, और कितनी विडंबना है। ये तो राजे लोग हैं, महाराजे लोग हैं, पुरुष लोग बैठे हैं, लेकिन महिलाओं के कपड़े परिधान किए उन्होंने बैठे हैं। उनके गले में मालाएं हैं सोने की, चांदी की, हीरे की, मानकों की। हम क्या प्रदर्शन करना चाहते हैं? गांधी कहते हैं कि आपका प्रदर्शन करने के बजाय आप विश्वस्त बनो। और ये सामने में एक बात वो कोट करते और कहते हैं कि आपके शरीर के ऊपर में जो ऐश्वर्य दिखाई दे रहा है वो आपका ऐश्वर्य नहीं है, यहाँ के खेती मजदूरों का है, यहाँ के कृषक लोगों का है, यहाँ के जो शेतकरी लोग हैं उनका है। उनके श्रम से निर्माण हुआ पैसा आपके शरीर के ऊपर में दिखाई देता है, तो आप कृपया विश्वस्त बनिए। कितनी बड़ी बात हम विश्वस्त की करते हैं आज के दरमियान। जब प्रासंगिकता बात आती 100 साल के बाद में भी हमने समझ लेना चाहिए कि हम गांधी के विचारों के साथ में कहाँ तक उनके साथ में रहे और कहाँ तक उन विचारों के साथ में काम करने का हमने प्रयास किया। हमारी आज की वर्तमान परिस्थितियों को अगर हम देखते हैं तो कारपोरेट कंपनियां सिर्फ 2% CSR खर्चा करती है और वो कहते कि नहीं हम विश्वस्त का काम कर रहे हैं। ये जो बनाव है इस बनाव को तोड़ने का काम गांधी करते हुए दिखाई देते हैं, इसको हमने समझ लेना चाहिए। और एक सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात उन्होंने कही, जहां पर जिक्र किया गया था लोकतंत्र के बारे में। शायद हम राजनीति शास्त्र से जुड़े हुए लोग हैं और लोकतंत्र को बखूबी से जानते भी और परिचित भी। लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि गोपनीयता नहीं होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। यूरोपियन व्यवस्था में जो क्राइसिस है, खास कर अमेरिका और यूरोप में, तो एक संदर्भ में क्राइसिस है। अमेरिका के लोग चाहते हैं कि हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहिए और यूरोपियन लोग चाहते हैं कि गोपनीयता होनी चाहिए। गांधी तीसरी बात करते हैं। गांधी तो कहते हैं कि व्यक्ति स्वतंत्रता हमने तब निर्माण करनी चाहिए जब हम कर्तव्य का निर्वाह अगर करते हैं। और गोपनीयता के बारे में स्पष्ट तौर पर वो कहते हैं कि लॉर्ड हार्डिंग यहाँ पर मौजूद है, उन्हें कौन मारने वाला है? उन्होंने 2 दिन से 3 दिन से यहाँ पर गुप्त पुलिस बिठाए हुए रखे हैं काशी में, वहां से मालूमात या कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हार्डिंग को मारा जाएगा? ऐसी गोपनीयता के माध्यम से अगर कोई राजनेता, अगर लीडर, अगर या सत्ताधीश जीना चाहता है तो उसने जिंदा जीने के बजाय मृत्यु या मौत पद करना चाहिए। इतने निसंदिग्ध शब्द में गांधी ने उसके ऊपर क्रिटिसाइज किया है। गोपनीयता लोकतंत्र का आधार नहीं हो सकती।
और गांधी ने हमेशा पारदर्शिता की बात, कोई भी बात छिपाकर हम कहां तक दौड़ सकते हैं। हमारी अंतरराष्ट्रीय राजनीति के बारे में शायद हम ये कह सकते हैं कि नहीं, गोपनीयता का बात, गोपनीयता होनी चाहिए। इस तरह से हमारा जो बात है हमारे देश के हित के संदर्भ में होनी चाहिए। हम जब राष्ट्रीय बात करते हैं तो हम क्यों डरते हैं? हमारे पॉलिटिशियन डरते हैं, हमारे नेतृत्व करने वाले डरते, क्यों उन्हें डर लगता है? हमारे अंदर अगर पारदर्शिता होती है तो स्वतंत्रता मिलाना कुछ ज्यादा कोशिश वाला काम नहीं रहेगा। ये भी गांधी यहाँ पर कोट करते और वो आखिरी में कह रहे हैं, अगर हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो ब्रिटिशों को यहाँ से हमने बाहर करना चाहिए, हकल देना चाहिए। ये जो चीज है 1916 की, अगर इसको हम समझ लेते हैं तो गांधी भारत के परिदृश्य में, जैसे थॉमस हुक ने जो बात कही थी परिप्रेक्ष्य की, शास्त्रोक्त परिप्रेक्ष्य की, तो गांधी का परिप्रेक्ष्य स्पष्ट है कि स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में क्या किया जाए। और इसीलिए जब हम गांधी को देखते तो गांधी हमेशा उन्होंने कहा था कि मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो मैं पहले कहने कर रहा हूँ, इसके पहले भी बहुत सारे लोगों ने बात की, लेकिन गांधी के मन में जो करुणा है, जो प्रेम है, मैत्री है, विश्वास है, वो भारत से उपजी हुई तत्वज्ञान का एक प्रमाण है। गांधी के विचारों में जो प्रभाव हमें दिखाई देता है वो सिर्फ केवल पाश्चात्य, जैसे हम रस्किन की बात करते, इमैनुअल की बात करते, थोरो की बात करते, टॉल्स्टॉय की बात करते। मैं महाराष्ट्र से निगड़ित हूँ, मैं तुकाराम बाबा की बात करूंगा। हमारे महाराष्ट्र में तुकाराम को आकाशा एवढा उंच असं म्हटलं जातं। उसे कहा जाता है कि वो आकाश को व्यापने वाला है। तुकाराम बाबा ने जो भी अपने अभंग लिखे, शायद 1000 के ऊपर में उनके अभंग है, और महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय को सुपरिचित है। उन अभंगों का जो कुछ ट्रांसलेशन है वो बंगाल में भी हुआ, भारत के बाकी वर्गों, बाकी राज्यों में भी हुआ, खासकर वैष्णव संप्रदाय में भी बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है। गांधी ने जो एक बात कही है तुकाराम बाबा की अभंग की, वो मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ उनके आदर्श के और उनके कामकाज के संदर्भ के साथ में। तुकाराम बाबा कहते हैं कि जे का रंजले गांजले त्याशी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा। मृदू स्वभाव नवनीत तसे सज्जनाचे चित्त, ज्याशी अपंगिता नाही त्याशी धरी जो हृदय। दया करणे जे पुत्राशी त्याची दासा आणि दाशी, तुका म्हणे सांगू किती तोची भगवंताची मूर्ति। हमेशा गांधी ने तुकाराम को अपने संदर्भ में, अपनी भाषाओं में, अपने विचारों में कोट करने की कोशिश की। सिर्फ गांधी ने नहीं किया, लोकमान्य तिलक भी तुकाराम बाबा को कोट करते हैं। और सबसे जो अचंभित बाबा ये भी है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पहला मुखपत्र उन्होंने शुरू किया था, उसका कोटेशन भी तुकाराम बाबा के अभंग से आता हुआ हमें दिखाई पड़ता है। इसका अर्थ यह है कि नो हिम टू बी ए ट्रू man who takes to his bosom those who are in distress, know that God resides in the heart of such a one. His heart is saturated with gentleness through and through. He receives as his only those who are forsaken. He bestows on his man servants and maid servants the same affection he shows to his children. Tukaram says, last 2 lines, what need is there to describe him further? He is the very incarnation of divinity. भगवंत का सिर्फ स्वरूप या उसकी आस्था के बारे में नहीं कहता है। भगवंत तो वहां पे है कि जो पीड़ित है, दैन्य है, दुखी है, उसे जो अपना मानते हैं। और गांधी की परंपरा फिर महाराष्ट्र के संत तुकडोजी महाराज को या संत गाडगे बाबा के साथ में फिर जुड़ी जाती है। गांधी का 1916 का ये जो पॉलिटिकल चार्टर है, मैनिफेस्टो है, उनकी दर्शन का एक महत्वपूर्ण भाग बना हुआ हमें दिखता है। गांधी ने अपने जीवन में 22 अक्टूबर 1925 में यंग इंडिया में एक लेख लिखा था और उन्होंने 7 सामाजिक पात्र की बात की। गांधी की जो 7 सामाजिक पात्र थे उसके ऊपर में भी हम चर्चा करने बैठे तो शायद हमारा साल भी अपूरा हो जाएगा। हमारी जो सीमा है वो सीमा की मर्यादा और हमारा जो कार्यक्रम है उसकी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं सिर्फ एक बात को यहाँ पे रखना चाहता हूँ।
गांधी ने जो 7 पातक रखे हैं उनके आदर्शवत या उनकी कृतिशीलता का परिचय देते। उन्होंने कहा था कि वेल्थ विदाउट वर्क, परिश्रम के बिना धन नहीं हो सकता, अगर हो तो पाप का धन है, हमने पाप किया, व्यभिचार के साथ हुआ प्राप्त किया हुआ रहेगा। प्लेजर विदाउट कॉन्शियस, विवेक के बिना आनंद नहीं मिल पाता है। नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, चरित्र के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। बिजनेस विदाउट एथिक्स, नैतिकता के बिना वाणिज्य नहीं हो सकता। साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, मानवता के बिना विज्ञान नहीं बन पाता। रिलीजियन विदाउट सैक्रिफाइस, त्याग को सर्वोपरि गांधी मानते, त्याग के बिना धर्म नहीं बन पाता। और पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स, बिना सिद्धांत के राजनीति नहीं हो सकती। ये पूरे के पूरे गांधी जीवन का जो दर्शन है वो दर्शन हमारे सामने प्रस्तुत करता है। 1946 में यूरोपियन अंतराळवीर ह्यूजेस जब काशी में गांधी को मिला तो गांधी ने उनसे बातचीत में कहा था कि नहीं, हमारे यहाँ के बच्चों के लिए सुलभ विज्ञान आपने तैयार करवाना चाहिए। उन्हें जगदीश चंद्र बोस के साथ में भी गांधी जी ने इसके बारे में चर्चा की। सीवी रमन जी के साथ में भी उन्होंने चर्चा की और उन्होंने कहा कि विज्ञान भी हमारा पाया है। हमारा विज्ञान अगर बढ़ेगा तो हमारे जो भारतीय समाज के बारे में या भारतीय समाज उनके उन्नयन के बारे में, उनके संदर्भ में कुछ न कुछ दुनिया जो कुछ है हम हासिल भी कर पाएंगे या उसका उन्नयन कर पाएंगे। लेकिन वो कहते हैं कि जो हमारा विज्ञान है वो मानवता के लिए होना चाहिए। और जब आल्विन टॉपलर ने अपनी किताब लिखी सैटेलाइट एंड गांधी, उसमें वही जिक्र करता है कि गांधी जब ग्राम स्वराज्यों की बात करता है, गांधी जब ग्रामों की बात करता है, तो आज के संदर्भ में अगर हम देखा जाए तो सैटेलाइट से विश्व जैसे जुड़ गया, तो गांधी खेड़ों के साथ में राष्ट्र को जोड़ना चाहते और सभी राष्ट्रों के साथ साथ विश्व को जोड़ना चाहते। इतनी सुंदर सी बात आल्विन टॉपलर अपने किताबों में लिखते हैं। अगर इसको हम समझ पाते हैं तो समझ जाएंगे कि हमारी बात या गांधी दर्शन की जो बात जिसका जिक्र हम कर रहे हैं आज के संदर्भ में क्या प्रासंगिक बन पाती है। 1937 में गांधी के आश्रम में सेवाग्राम में 22-23 अक्टूबर में एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का आयोजन किया गया था। इसमें नरेंद्र देव भी शामिल हुए थे, विनोबा भावे थे, दादा धर्माधिकारी थे, डॉक्टर झाकिर हुसैन थे। भारद्वाज सर ने जो एक बात रखी उसके साथ में मैं जोड़ना चाहता हूँ। विनोबा ने कहा था कि हर गांव में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। ये विस्तार है गांधी के विचारों का। हम अचंभित हो जाते हैं या हम इसके ऊपर भी क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं कि हर गांव में विश्वविद्यालय कैसे बन पाता है। विनोबा कहते हैं कि हर गांव का जो मजदूर है, खेती वाला है, जो 12 बलूतेदार है, महाराष्ट्र में 8 बलूतेदार है, जिसके पास में भी जो कुशलता है वो कुशलता के साथ गांव को परिचय करवाएगा। उसके पैसे नहीं मिलेंगे, कोई मानधन नहीं मिलेगा, लेकिन वो लोगों के साथ में रहकर, उनके बीच में रहकर, बच्चों के बीच में रहकर, छात्रों के बीच में रहकर अपनी जो परंपरा है, अपनी जो कुशलता है उसको ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा। इसमें विनोबा हो या गांधी हो, समाज का कंट्रीब्यूशन एक साथ चाहते हैं, ना कि बल्कि सरकार का। इसलिए 1937 में जब नई तालीम की शुरुआत सेवाग्राम में गांधी ने की, उस शुरुआत करते वक्त उन्होंने यही जिक्र किया था कि भारत के उन छात्रों को हमें पहले सर्वप्रथम बनाना है कि जिनकी आयु मर्यादा 14 साल तक है। उनके ऊपर में अगर हम प्रयास करेंगे, भरकस प्रयास करेंगे, नैतिकता और कुशलता पूर्वक अगर शिक्षा का हम उपक्रम चलाते हैं तो राष्ट्र की एक अच्छी पीढ़ी निर्माण हो जाएगी। कोविड के दरमियान हमने सबने शायद देखा होगा कि शिक्षित पीढ़ियों के साथ या शिक्षित जो हम खुद को मानते हैं उन्होंने किस तरह का व्यवहार किया। गांधी बहुत सटीक शब्दों में अपना यह अभिप्राय देते हुए देखते कि शिक्षा का संदर्भ क्या है या शिक्षा का अर्थ क्या है। वो कहते कि बाय एजुकेशन I mean an all-round driving out of the best in the child and man, body, mind, and spirit. Literacy is not the end of education, nor even the beginning. It is one of the means whereby man and woman can be educated. Literacy in itself is not education. वो कहते हैं कि मेरे अभिप्राय अनुसार शिक्षा यानी बच्चों में शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सर्वोत्तम उन्नति का सर्वांगीण आविष्कार है।
साक्षरता यानी शिक्षा प्रारंभ या अंत भी नहीं है। पुरुष एवं महिलाओं को साक्षर बनाने का शिक्षा यह एक साधन हो सकता है, लेकिन साक्षरता यानी शिक्षा नहीं हो सकती। जो साक्षर वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है, जो डॉक्टर बने हुए, इंजीनियर बने हुए, खास करके जिस बात को मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि मेडिकल साइंस से जुड़े हुए लोगों के दो रूप हमें इस कालखंड में दिखाई पड़े। एक सेवाभावी वृत्ति से काम करने वाले और दूसरे परिस्थिति का फायदा उठाकर लोगों को शोषित करने वाले। जो भयावह चेहरा हमारे सामने आता है कि हमारी शिक्षा नैतिकता प्रदान है। मेडिकल साइंस में तो ओथ ली जाती है, शपथ ली जाती है और कहा जाता है कि नहीं, मैं इस सेवा के लिए यहाँ पर आया हूँ और मेरा अग्रक्रम रहेगा वो सेवा का रहेगा। हमने इतने सारे कमीशन बनाए, कोठारी कमीशन बनाए, राधा कृष्णन कमीशन बनाए। इसके बाद 2020 की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी आया। इसमें भी कुछ जो बातें हैं गांधी के विचारों के साथ में उसका एक प्रभाव हमें दिखाई पड़ता है, लेकिन उसका मूल्यांकन तो आफ्टर 30 इयर्स के बाद नहीं होगा कि ये शिक्षा धोरण किस तरह से काम करने वाला है, उसकी उपयुक्तता क्या है। सवाल ये है कि गांधी ये कहना चाहते हैं, हमारा दर्शन गांधी का दर्शन शास्त्र ये कहना चाहते हैं कि हमें जो शिक्षा देना है वो 3H पर आधारित होनी चाहिए। गांधी उस बात का जिक्र जिसमें उन्होंने हेड, हार्ट और हैंड की बात की है। बुद्धि, मन और शरीर का जब तक विकास नहीं होता हम शिक्षा के पात्र नहीं बन पाते। गांधी का जो विचार है 1937 में उन्होंने रखा, आज उतना ही प्रासंगिक है। गांधी की हर चीज प्रासंगिक है, उन्होंने बताई हुई हर बात प्रासंगिक है। हम उस बातों को किस ढंग से लेते हैं, स्वच्छता के संदर्भ में किस तरह लेते हैं, सेवा के संदर्भ में हम किस तरह से लेने की कोशिश करते हैं, शिक्षा के संदर्भ में किस तरह से लेने की कोशिश करते हैं, अपना अपना एक प्रश्न है, अपना अपना एक सवाल है और ये व्यक्तिगत तौर पर उभर कर सामने आता है। और इसी बारे में, इसी संदर्भ का विश्लेषण होना आज के जयंती के उपलक्ष्य में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और गांधी यही कहते हैं कि हमें क्या करना है, तो हमें खुद का आत्म परीक्षण करना है। आपका गुरु ही आप हो और आप परीक्षण करने वाले भी आप हो। आपने समझ लेना चाहिए कि हमें विश्व में क्या चाहिए, क्या हिंसा चाहिए या अप्रामाणिकता चाहिए, परिग्रह चाहिए। हमारी व्यवस्था में हम विश्वत्व को छोड़ के ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ में संपत्ति अर्जित करना चाहिए। और जो शाश्वत विकास की या पर्यावरण की बात को हम सब बखूबी बहुत सारी चीजों को भी रखते और बातें भी बड़ी हम करते हैं, लेकिन फिर भी हमें विकास हमारा, जब हम कहते हैं मेट्रो का विकास हो, बड़ी बड़ी रास्ते हो, उनकी लेन हो या रेलवे हो या जहाज हो, इन सभी के बारे में चक्काचौंध करने वाला जो भाग प्रदर्शित होता है उसके बारे में भी हमें एक लुभावलापन हमारे साथ में जुड़ा हुआ दिखाई देता है। इस संदर्भ में गांधी को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो शायद ये पता रहेगा कि वस्त्र त्याग गांधी का खुद के संदर्भ का कोई एक पैरवी नहीं थी या कोई रचा हुआ एक संदर्भ नहीं था। लाखों करोड़ लोग, जो लोग विवंचना में है, जिन्हें पहनने के लिए कपड़े नहीं है, उनके बारे में की हुई यह कृति थी। उस कृति को आगे लेके जाने के लिए उन्होंने चरखा का पर्याय दिया था। आज चरखा म्यूजियम का भाग बन गया और खादी का वस्त्र श्रीमंत लोगों के लिए, एक विशिष्ट वर्ग के लिए ही उपलब्धि का और उसको हासिल करने का साधन बन गया है। ये जो विडंबना है, इस विडंबना को भी हम किस तरह से कम कर पाते हैं, इसके तरफ भी हमने सोचना चाहिए। गांधी का आत्मनिर्भरता का शब्द हो या स्वच्छता का शब्द हो या स्वदेशी का शब्द हो, इसकी हर एक ने अपने तौर पर उसकी एक अगर समीक्षा करके हमने सोचने की कोशिश की तो शायद गांधी दर्शन हमारे जीवन को प्रकाशमान करने वाला एक दीप की तरह काम कर सकता है। गांधी कोई विचार नहीं है, गांधी तो एक छोटा सा दीप है। आपको समझ लेना चाहिए, बुद्ध दर्शन में अत दीप भवनाव की संज्ञा आती है। आप ही अपने ही जीवन का प्रकाश होइए। गांधी का विचार भी वही है। आज के उपलक्ष्य में ये विचार आपके पास में रखते हुए मुझे आपने मुझे जो संधि दी, मुझ पर विश्वास दर्शाया, शायद मैं उस विश्वास के काबिल हूँ या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन आपने गंभीरता से अतिशय शांति के साथ में मुझे सुना। आपके प्रति मैं और एक बार कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, आपके प्रति ऋण व्यक्त करता हूँ और मेरे शब्दों को मैं यहाँ पर
विराम देता हूँ। धन्यवाद और प्रणाम। थोड़ा सा मेरे लिए असुविधा इसलिए है कि 7:30 बजे एक आज नाट्य मंचन है और उस नाट्य मंचन में मुझे जाना है, इसलिए मैंने मेरी तरफ से थोड़ा सा उसको समेटने की कोशिश की और मैंने मेरे वक्तव्य को आपके सामने में रखने की मैंने कोशिश की। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो विवेचन रखा हमारे सामने बहुत ही समग्र और गांधी जी के जीवन, उनके व्यक्तित्व और उनकी कृतित्व को एक समग्रता से दर्शाने वाला था। आपने अनेक सारी चीजें कही, क्योंकि मैंने खुद भी अंडरस्टैंडिंग गांधी नाम का एक पेपर पढ़ाया है, उसके लिए मैंने कोशिश की बहुत सारे रेफरेंसेस ढूंढने की। लेकिन आपने आज जो कुछ नई बातें कही वो इतना पढ़ाने के बाद एक पूरे सेमेस्टर में मैंने वो पेपर पढ़ाया, वो रेफरेंसेस में जान नहीं सका था। आपके माध्यम से वो चीजें हमको जानने को मिली। मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ कि आपने इतने समग्रता से आपने हमारा मार्गदर्शन किया। आपका बहुत बहुत आभारी हूँ सर। धन्यवाद सर। आपने 1909 के हिंद स्वराज से लेकर के 1916 के भाषण के संदर्भ में कहा और 1942 का जो उनका भाषण, इसी के साथ में 1947 में जो नई तालीम की जो बात उन्होंने कही, और पर्टिकुलरली जो आपने 1916 के भाषण के संदर्भ में जो कहा है, उन्होंने विश्वस्त की संकल्पना की बात कही, स्वच्छता की बात कही और 1937 में जो नई तालीम की बात कही। मुझे लगता है कि अभी भारत में इस आधार पर कुछ करने के लिए कोशिशें की जा रही है। मुझे लगता है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है उसमें गांधी जी के सपनों की जो नई तालीम थी उसका कुछ अंश उसको क्रियान्वयन करने के लिए भारत सरकार प्रयास कर रही है। उसी प्रकार से आत्मनिर्भर भारत हुआ या जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को रिवाइव करते हुए एक नए भारत के निर्माण करने के लिए जो भी कोशिश है या कम से कम योजनाओं के स्तर पर जो काम हो रहा है, मुझे लगता है गांधी जी के सपनों को जो हमने 150वां उनका जन्म जयंती इतने ही मनाया और ये अभी 75 स्वतंत्रता की आजादी के हम अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में मुझे लगता है कि हम कुछ कदम चल रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। आपके इस समग्र भाषण के लिए, समग्र विवेचन के लिए और मार्गदर्शन के लिए आपके बहुत और एक बार मैं आपका आभारी हूँ सर। मैं अभी और आपने कहा कि जो अंतिम में जो आपने कहा था कि ये आपने जो भी रखा है whether that was well received or not, इस प्रकार से आपने एक प्रकार से सवाल भी उठाया। मैं व्यक्तिगत तौर पे कहूंगा कि it was so absolutely well received, क्योंकि हम इस वेबिनार के अंतिम चरण में है और अक्सर ये हमने पाया है कि इतनी प्रेजेंटी अंतिम चरण में नहीं होती है। 4-5 लोग ही शायद छट गए, बाकी सब लोग जुड़े रहे। आप जब भी बात कर रहे थे हमें लगा कि आप बात ही करते रहिए, आप रुकिए नहीं। इस प्रकार से चला। तो मैं कहूंगा कि आपने बहुत ही समग्रता से बात को रखा है। आपका धन्यवाद। मैं अभी कुछ अपने श्रोताओं से आग्रह करता हूं कि अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो 1-2 सवाल हम आज के दोनों भी मान्यवर जो है हमें मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित थे, उनसे कुछ सवाल वे ले सकते हैं और हमारा मार्गदर्शन उन सवालों को ध्यान में रखते हुए, केंद्र में रखते हुए हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। अगर कुछ सवाल हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप अपने आप को अनम्यूट हैंड रेज करिएगा, आपको अनम्यूट करके आप सवाल भी पूछ सकते हैं। आपके अगर कुछ कमेंट है तो संक्षिप्त में 1-2 मिनट में आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो आपके सवाल हो, आपके प्रश्न हो, आपके कुछ कमेंट्स हो तो आप वो कर सकते हैं। सर मेरा एक नम्र निवेदन है सर। जी सर। वो एक प्रोग्राम है, एक मंचन है अभी 7:30 बजे, वहां पर मुझे जाना है। तर आपकी इजाजत हो तो मैं अगर धन्यवाद छोड़ना चाहता हूँ तो मुझे आप कृपया यहाँ से रिव्यू कीजिए। जी 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 सर, धन्यवाद सर। ओके सर, थैंक यू। आपके समय के लिए बहुत बहुत आभारी है सर। जो भी सवाल है आप ले लीजिए, जब भी उनके नंबर्स होंगे उनके साथ में मैं बात करने के लिए हमें भी अच्छा लगेगा और इसके उपरांत हम बात करवा सकते हैं सर। जी सर।
अभी जहां तक मैं देख रहा हूँ कि 1 मिनट सर, मुझे मेरे कॉलीग पे फोन आ रहा है। मुझे लगता है सर कोई सवाल है नहीं, और चूंकि आपको भी जाना है तो आपकी उपस्थिति में ही हम आपका आभार प्रदर्शन का कार्यक्रम भी आज का हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित दोनों मान्यवर प्रोफेसर रमेश चंद्र भारद्वाज सर, गांधी भवन के निदेशक, उनके इतने व्यस्त शेड्यूल से भी समय निकालकर गाड़ी चलाते हुए उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। हम गांधी स्टडी सर्कल, राजनीतिक विज्ञान विभाग और IQAC के ओर से आपका आभार व्यक्त करते हैं सर। डॉक्टर संदीप तुंडुरवार सर, आप हमारे मध्य में उपस्थित रहे, आपके व्यस्त शेड्यूल के बावजूद इस समग्रता से आपने हमारा मार्गदर्शन किया और इतने सारे आयामों पर हमारा मार्गदर्शन आप करते रहे। और हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप भविष्य में भी हम गांधी स्टडी सर्कल के माध्यम से जो भी कार्यक्रम करेंगे या राजनीतिक विज्ञान विभाग के माध्यम से जो भी कार्यक्रम करेंगे, आपका समय हम आप लेते रहेंगे। आपसे इस अपेक्षा के साथ आपने जो हमारा मार्गदर्शन किया, इसलिए हम आपके बहुत ही आभारी है सर। आज विवेकानंद जी सर को बोलिए फोटोग्राफ के लिए रुक जाइए। हाँ जी, हाँ जी मैम, राखी जी फोटोग्राफ। अच्छा, एक सब तब तक के लिए 2 मिनट मैम, मेरा ये अभी 1 मिनट में मैं समाप्त करता हूँ, फिर हम फोटो ले लेते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित रहकर के हमारे IQAC कॉन्वेनर डॉक्टर उषा तिवारी मैम ने हमारा मार्गदर्शन किया, हमारा उत्साहवर्धन किया। मैम, हम आपके आभारी हैं। इसी के साथ में डॉक्टर नीना शिरीष मैम, इतनी तकनीकी दिक्कतों के बावजूद वे आप उपस्थित रही। आपने हमें गांधी स्टडी सर्कल और राजनीति विज्ञान विभाग के संदर्भ में और अनेक सारी जो गतिविधियों के संबंध में अवगत कराया और हमारे सब प्रतिभागियों को अवगत कराया। इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। हमारे राजनीतिक विज्ञान विभाग के सारे साथी मौजूद रहे और इस कार्यक्रम के सफलतापूर्वक आयोजन में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। उनके विद्यार्थियों को कहने के साथ से लेकर के हमारे महानुभावों का परिचय करना और इस पूरी कल्पना को वास्तविकता में ले आना, इसके लिए उनका योगदान जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। आप सभी का बहुत बहुत हम आभारी, हम हमारे ही आभारी है, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारा था। फिर भी आपने जिस प्रकार से इसमें योगदान दिया है, इसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और अंतिमतः, इंग्लिश में हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट कहते हैं कि ये प्रोग्राम सारे सहभागी अगर नहीं होते, प्रतिभागी भारत के विविध हिस्सों से, महाराष्ट्र से प्रमुखता से हमारे बीच में संतोष ढाकरे सर है, गजानन बोरकर सर है, और आपने अपने विद्यार्थियों को भी साथ में जोड़ा, डॉक्टर किशोर नेताम सर है, और साथ ही में मैं देख रहा हूँ कि कुछ हमारे साथी जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं, राजस्थान से जुड़े हुए डॉक्टर तीर्थंकर भट्टाचार्य जी ने अपने विद्यार्थियों के साथ, वो कल ही उन्होंने मुझे फोन किया और उन्होंने कहा कि हम हमारे विद्यार्थियों को साथ में जोड़ सकते हैं। मैंने स्वागत किया, आपने अपने विद्यार्थियों को साथ लेकर आए, इसलिए आपके हम आभारी हैं। और इसी के साथ में आज के इस कार्यक्रम का समापन होता है। यह मैं डॉक्टर नीना शिरीष जैन मैम के और मेरे सहकारियों के आदेश अनुमति के साथ मैं ये घोषित करता हूँ। धन्यवाद सर। जाने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लें ताकि मैं सबकी एक स्क्रीनशॉट ले लूं। आप सभी से अनुरोध है कि अपना वीडियो ऑन कर ले, सभी पार्टिसिपेंट से अनुरोध है। थैंक यू सो मच।